हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के झारखंड करंट अफेयर्स के इस सेशन को। दोस्तों आज के झारखंड अफेयर्स के इस सेशन में हम लोग देखेंगे झारखंड से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उसे व्याख्या के साथ। 10 प्रश्नों को हम लोग वन लाइनर्स के फॉर्म में रिपीट करेंगे, यानी रिवीजन करेंगे पुराने प्रश्नों को। सेशन के बीच में एक अभ्यास प्रश्न भी होगा जिसका जवाब आप जैसा कि हमेशा देते हैं, उम्मीद करता हूँ इसका भी जवाब अवश्य देंगे। और नेक्स्ट सेशन में इसके उत्तर और व्याख्या को हम लोग देखेंगे। और सेशन के अंत में झारखंड से रिलेटेड जो स्टैटिक जीके बनते हैं उसे भी हम लोग देखेंगे। दोस्तों टेलीग्राम चैनल पे मैं इसका वीडियो जल्द अपलोड कर दूँगा, आप इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और चाहे तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस सेशन को, और शुरुआत करते हैं पिछले वीडियो के इस अभ्यास प्रश्न से जिसे हम डिटेल में भी जानेंगे। और प्रश्न था दोस्तों, झारखंड के किस राजनीतिज्ञ को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष यानी नेशनल वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है? ऑप्शन ए अन्नपूर्णा देवी, ऑप्शन बी अर्जुन मुंडा, ऑप्शन सी बाबूलाल मरांडी अथवा ऑप्शन डी रघुवर दास। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी रघुवर दास। हाल ही में जो केंद्रीय कार्यकारिणी बनाई गई है बीजेपी की, उसमें रघुवर दास को शामिल किया गया है उपाध्यक्ष के रूप में, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में। आइए इसके बारे में हम लोग थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं। आपको बता दें कि हाल ही में बीजेपी की केंद्रीय टीम बनाई गई है जिसमें झारखंड से 2 नेताओं को शामिल किया गया है। एक हैं रघुवर दास जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं झारखंड के। इसके अलावा आशा लकड़ा जो कि मेयर है रांची की। इन दोनों को केंद्रीय टीम में जगह दी गई है। आपको बता दें कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष यानी वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है, जबकि रांची की मेयर आशा लकड़ा को पार्टी ने नेशनल सेक्रेटरी बनाया है यानी राष्ट्रीय सचिव। आइए इन दोनों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दोस्तों अगर रघुवर दास की बात करें तो मूल रूप से ये छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं और झारखंड के 10वें मुख्यमंत्री रहे हैं। और 2014 से 2019 तक 5 वर्षों तक ये लगातार मुख्यमंत्री रहे हैं और ऐसा करने वाले वे पहले मुख्यमंत्री हैं झारखंड के जो लगातार 5 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे। इनका जन्म 3 मई 1955 को हुआ था छत्तीसगढ़ में। पहली बार ये विधायक बने थे जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र से 1995 में, और उसके बाद लगातार इसी विधानसभा क्षेत्र से यानी जमशेदपुर पूर्व से लगातार 5 बार विधायक रहे हैं। और एक बार वे उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं 2009 और 10 के दौरान, जब झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी मिलकर गठबंधन की सरकार चला रही थी। इसके अलावा 5 वर्षों तक कार्यकाल पूरा करने वाले झारखंड के वे पहले मुख्यमंत्री हैं। झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री भी हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि झारखंड गठन के बाद जो प्रथम मंत्रिमंडल बना था बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में, उसमें भी रघुवर दास शामिल थे और उनके पास श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण मंत्री का प्रभार था। वहीं आशा लकड़ा की बात करें तो वो भी भाजपा की तेज तर्रार महिला राजनीतिज्ञ हैं और 2 बार वह मेयर रही हैं रांची की, पहली बार और दूसरी बार वर्तमान में वो अभी कार्यरत है। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को, जो कि नए प्रश्न है झारखंड करंट अफेयर्स से रिलेटेड। और यह प्रश्न है झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी JSSC का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए सुधीर त्रिपाठी, ऑप्शन बी नीरज सिन्हा, ऑप्शन सी राजीव गौबा अथवा ऑप्शन डी रणेंद्र कुमार। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी नीरज सिन्हा को झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। आइए इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में जान लेते हैं। आपको बता दें कि 14 सितंबर 2023 को झारखंड के पुलिस के पूर्व DGP यानी पुलिस महानिदेशक नीरज सिन्हा को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसे हम शॉर्ट में JSSC कहते हैं, का अध्यक्ष बनाया गया है। आपको बता दें कि 23 सितंबर 2023 से उनकी नियुक्ति प्रभावी हो जाएगी और वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं JSSC के सुधीर त्रिपाठी, उनका कार्यकाल भी 22 सितंबर 2023 को समाप्त हो रहा है और नेक्स्ट डे प्रभार लेंगे
ने चेयरमैन नीरज सिन्हा। आपको बता दें कि 1962 में उनका जन्म हुआ था और लगभग वह 62 वर्ष के अभी है और अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक वह इस पद पर रहेंगे, यानी आने वाले लगभग 3 वर्षों तक वे चेयरमैन रहेंगे जेएसएससी के नीरज सिन्हा। नीरज सिन्हा की बात करें तो दोस्तों इनका जन्म 1962 में हुआ था 8 जनवरी को और मूल रूप से ये बिहार के हैं और 1987 बैच के वे आईपीएस अधिकारी रहे हैं और बाद में झारखंड गठन के बाद उन्हें झारखंड कैडर आवंटित किया गया था। 2 सालों तक वे 2021 से 23 तक झारखंड के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी पुलिस महानिदेशक रहे और 12 फरवरी 2023 को यानी इसी वर्ष वे डीजीपी के पद से सेवानिवृत्त हुए थे और झारखंड सरकार ने अब उन्हें जेएसएससी का चेयरमैन बनाया है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को और दूसरा नंबर प्रश्न है, झारखंड को मिली पहली विस्टाडोम कोच वाली ट्रेन किन 2 स्टेशनों के बीच चला करेगी? ऑप्शन ए रांची न्यू गिरिडीह, ऑप्शन बी रांची पटना, ऑप्शन सी रांची टाटानगर अथवा ऑप्शन डी रांची धनबाद। दोस्तों ये जो नई ट्रेन है विस्टाडोम कोच वाली ट्रेन यह रांची से न्यू गिरिडीह के बीच चला करेगी। न्यू गिरिडीह से इसे हरी झंडी देकर शुरू किया गया था यानी उद्घाटन किया गया था। अतः ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। आइए इसके बारे में भी थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। 12 सितंबर 2023 को रांची न्यू गिरिडीह रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस का शुभारंभ किया गया। इस ट्रेन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें विस्टाडोम कोच की व्यवस्था की गई है। इसका उद्घाटन पूर्व मध्य रेलवे यानी ईस्ट सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत न्यू गिरिडीह स्टेशन पर किया गया था और केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी द्वारा हरी झंडी दिखाकर इसे शुरुआत किया गया। आपको बता दें कि झारखंड को मिली यह पहली विस्टाडोम वाली कोच है जो रांची और न्यू गिरिडीह के बीच चला करेगी। आइए जानते हैं विस्टाडोम कोच है क्या। विस्टाडोम कोच की बात करें तो दोस्तों यह एक प्रकार का टूरिस्ट कोच है जिसमें अधिकतर ग्लास की खिड़कियां होती है और बड़ी बड़ी खिड़कियां होती है और इसके छत भी पारदर्शी होते हैं ताकि अगल बगल और ऊपर के नज़ारे जो व्यक्ति उसमें सफ़र कर रहा हो वह देख सके। इसमें यात्रा करते समय यात्री को साइड के साथ साथ ऊपर का दृश्य यानी मनोरम दृश्य दिखता है। कोच का निर्माण बता दें कि इस कोच का निर्माण इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री यानी आईसीएफ ने किया है। इस कोच में 42 से 44 यात्रियों के बैठने की व्यवस्था होगी और 180 डिग्री घूमने योग्य सीटों के साथ पुशबैक चेयर्स भी इसमें लगाई गई है, यानी पूरे आनंद के साथ लोग न्यू गिरिडीह से रांची के बीच के जो मनोरम दृश्य हैं इस ट्रेन के माध्यम से देख सकेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को और यह अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दूसरा सुवर्ण शिला सम्मान 2023 शेखर मलिक, दिलीप चक्रवर्ती और शांता चक्रवर्ती को दिया गया है? ऑप्शन ए समाज सेवा, ऑप्शन बी साहित्यिक योगदान, ऑप्शन सी खेल प्रशिक्षण अथवा ऑप्शन डी प्रशासनिक उपलब्धि। दोस्तों यह दूसरा स्वर्णशिला सम्मान 2023 3 व्यक्तियों को दिया गया है और ये तीनों ही व्यक्ति यानी शेखर मलिक, दिलीप चक्रवर्ती और शांता चक्रवर्ती को साहित्यिक योगदान के लिए पुरस्कृत किया गया है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। आइए इसे भी व्याख्या के साथ देख लेते हैं। प्रतिवर्ष बांग्ला सहित अन्य भाषाओं में उल्लेखनीय साहित्यिक योगदान के लिए दिया जाने वाला दूसरा स्वर्ण शिला सम्मान 2023 शेखर मलिक, दिलीप चक्रवर्ती और शांता चक्रवर्ती को दिया गया है। आपको बता दें कि शेखर मलिक एक साहित्यकार हैं, दिलीप चक्रवर्ती वरिष्ठ लेखक पत्रकार हैं और शांता चक्रवर्ती बांग्ला भाषा की कवयित्री हैं और इन तीनों को स्वर्णशिला सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि 2022 में हिंदी के कथाकार राणेंद्र कुमार को यह सम्मान प्रदान किया गया था। यह सम्मान झारखंड के घाटशिला नगर की सांस्कृतिक साहित्यिक संस्था है जिसका नाम है विभूति स्मृति संसद और इसके द्वारा ही यह दिया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, झारखंड के विशाल यादव को एशियन गेम्स 2023 के लिए किस टीम में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए इंडियन हॉकी टीम, ऑप्शन बी इंडियन फुटबॉल टीम, ऑप्शन सी इंडियन वॉलीबॉल टीम अथवा ऑप्शन डी इंडियन रोल बॉल टीम।
इसका सही उत्तर है इंडियन फुटबॉल टीम में विशाल यादव को शामिल किया गया है, जो एशियन गेम्स के लिए टीम नई बनाई गई है फुटबॉल की। अतः ऑप्शन बी सही उत्तर है इंडियन फुटबॉल टीम। आपको बता दें कि जेएफसी के यानी जमशेदपुर फुटबॉल क्लब के फुटबॉल खिलाड़ी हैं वह युवा गोलकीपर है विशाल यादव, जिन्हें एशियन गेम्स 2023 के लिए टीम इंडिया में चयन किया गया है। आपको बता दें कि विशाल यादव टाटा फुटबॉल एकेडमी यानी टीएफए के प्रशिक्षु हैं और वर्तमान में जेएफसी टीम से वे लगातार खेल रहे हैं। आपको बता दें कि विशाल ने इंडियन सुपर लीग 2022-23 सीजन में शानदार प्रदर्शन किया था, जिसके कारण फुटबॉल टीम के चयनकर्ताओं का ध्यान उन्होंने अपनी ओर खींचा था, जिसके बाद यह रिजल्ट है कि उन्हें भारतीय टीम यानी भारतीय फुटबॉल टीम में शामिल कर लिया गया है, जो टीम अब एशियन गेम्स खेलने चीन रवाना हो रही है। आपको बता दें कि एशियन गेम्स चीन के हांगझो शहर में आयोजित हो रहा है और 23 सितंबर 2023 से खेल की शुरुआत भी हो रही है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं 5वें नंबर प्रश्न को, और यह प्रश्न है झारखंड में मेडिको टूरिज्म को बढ़ावा देने हेतु कितने प्रमुख पर्यटन स्थलों का चयन किया गया है जहां योगायुष केंद्र खोला जाएगा। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 अथवा ऑप्शन डी 5। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 3, यानी मेडिको टूरिज्म को बढ़ाने के लिए झारखंड सरकार 3 योगायुष केंद्र खोलने जा रही है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। आपको बता दें कि झारखंड के प्रमुख टूरिस्ट स्पॉट्स पर मेडिको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए योगायुष केंद्र खोलने की योजना झारखंड सरकार की है। यह पर्यटकों को एक छत के नीचे योग, आयुर्वेद के साथ पंचकर्म का अनुभव कराएगा, यानी इन तीनों चीज़ों का एक साथ सुविधा मिल सकेगा यात्रियों को या पर्यटकों को। आपको बता दें कि इसके लिए 3 प्रमुख पर्यटन स्थलों का चयन किया गया है। इनमें एक नेतरहाट में है, नेतरहाट यानी जो कि लातेहार ज़िले में है, दूसरा पतरातू जो कि रामगढ़ में है, और मैकलूस की गंज जो कि रांची ज़िले में स्थित है। योगायुष केंद्रों पर पर्यटकों को पंचकर्म सिद्धांतों पर आधारित पूरा पैकेज दिया जाएगा और आयुष के डॉक्टर पर्यटकों को बेहतर अनुभव देने के साथ ही स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराएंगे। यह था दोस्तों इम्पॉर्टेंट झारखंड के नए 5 करंट अफेयर्स से रिलेटेड प्रश्न। आइए आगे बढ़ते हैं और वन लाइनर्स के फॉर्म में हम लोग कुछ प्रश्नों को देखते हैं रिवीजन के तौर पर। कुछ नए प्रश्न भी इसमें शामिल होंगे। पहला प्रश्न है, झारखंड में मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के तहत 5 लाख की राशि के स्थान पर राशि को बढ़ाकर अब कितना करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। दोस्तों, मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के तहत अब तक 5 लाख रुपए की राशि दी जाती थी, जिसे बढ़ाकर यानी 5 लाख रुपए और बढ़ा दिया गया है। अब कुल 10 लाख रुपए राशि स्वीकृत की गई है झारखंड सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के तहत। दूसरा प्रश्न है, झारखंड के 8 आदिम जनजातियों में से कितने आदिम जनजातियों के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए खास कोचिंग देकर सरकारी नौकरी योग्य बनाया जाएगा। इसका उत्तर है 8। झारखंड के जो 8 आदिम जनजातियां हैं उन्हें विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी टीआरआई के द्वारा और उन्हें इस योग्य बनाया जाएगा कि वे दूसरे टैलेंटेड बच्चों के साथ compete कर पाए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तीसरा प्रश्न है, झारखंड में आदिम जनजाति समुदाय के युवाओं को जेएसएससी और सेंट्रल एसएससी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए निःशुल्क तैयारी किस संस्थान द्वारा कराई जाएगी। दोस्तों, झारखंड की संस्था है जनजातीय कल्याण शोध संस्थान, जिसे हम ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जानते हैं। ये संस्था इन सभी 8 आदिम जनजातियों के युवाओं को जेएसएससी और सेंट्रल एसएससी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क तैयारी करवाएगी, और जिस संस्था का नाम है टीआरआई यानी जनजातीय कल्याण शोध संस्थान, रांची मुरादाबादी इसमें यह संस्थान स्थित है। झारखंड की कितनी महिलाओं को भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय का 2020-21 का फेलोशिप अवार्ड दिया गया है। आपको बता दें कि कुल 4 महिलाओं को भारत के संस्कृति मंत्रालय द्वारा फेलोशिप दिया गया है। यह है नीलम नीरद, यानी 4 लोगों में पहला नाम है नीलम नीरद का, जो कि दुमका की रहने वाली है और जनजातीय चित्रकला के क्षेत्र में उन्हें यह फेलोशिप अवार्ड दिया गया है। वहीं सीमा देवी की बात करें तो ये रांची की रहने वाली है और लोकगीत के लिए उन्हें फेलोशिप दिया गया है। और रांची की ही मोनिता
सिन्हा को दिया गया है थिएटर के क्षेत्र में अच्छे कार्य के लिए फेलोशिप अवार्ड, और आकांक्षा प्रियदर्शी जो कि बोकारो की है, छऊ नृत्य के लिए फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, नवनिर्माण की ओर अग्रसर पुस्तक का विमोचन कहाँ किया गया था? इसका उत्तर है रांची। आपको बता दें कि रांची में इसका विमोचन किया गया था और यह पुस्तक जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ और इम्पॉर्टेंट वन लाइनर्स को देख लेते हैं जो करंट से ही रिलेटेड है। यह प्रश्न है दोस्तों, किस योजना के तहत झारखंड में वर्ष 2023 में एयरपोर्ट की सौगात मिलेगी? दोस्तों आपको बता दें कि उड़ान योजना के तहत झारखंड में एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है और देवघर में तो जो एयरपोर्ट है वो चालू हो चुका है। अब बोकारो और दुमका में जल्द ही एयरपोर्ट की शुरुआत हो जाएगी और जनवरी में उम्मीद है कि प्रधानमंत्री बोकारो और दुमका के एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन देने का उद्देश्य क्या है? आपको बता दें कि आधुनिक सूचना तंत्र से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जोड़ना इसका मुख्य उद्देश्य है और वर्तमान में झारखंड में जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं उनकी संख्या लगभग 38,000 के आसपास है। झारखंड के फिल्मकार प्रकाश की फिल्म द फायर विदिन में क्या दर्शाया गया है? आपको बता दें कि झारखंड के कोयला खनन क्षेत्र में दरदरा तस्वीर व भ्रष्टाचार माफिया की ताकत से विस्थापन का दर्द झेल रहे आदिवासी समुदाय की स्थिति को द फायर विदिन में दिखाने का प्रयास किया गया है। झारखंड के किस क्रिकेटर बल्लेबाज ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है? इसका उत्तर है दोस्तों झारखंड के सौरभ तिवारी जो कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर रहे हैं। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उन्होंने झारखंड में रिकॉर्ड बना लिया है सबसे अधिक रन बनाने का। 23 जनवरी 2023 को अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 सबसे बड़े अनाम द्वीपों में से एक द्वीप का नाम झारखंड के किस महान व्यक्तियों के नाम पर रखा गया है? आपको बता दें कि 23 जनवरी 2023 को अंडमान निकोबार के 21 जो अनाम द्वीप हैं उनमें एक अल्बर्ट एक्का के नाम पर रखा गया है और कुल जो 21 परमवीर चक्र विजेता हैं भारत के, उनके नामों पर ही 21 अनाम द्वीपों का नाम रखा गया है जिसमें अल्बर्ट एक्का भी शामिल है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। और आज का अभ्यास प्रश्न है, डॉक्टर कर्मा उरांव जिनका निधन 14 मई 2023 को हो गया वे निम्नलिखित में से क्या थे? हार्ट स्पेशलिस्ट, ऑप्शन बी फिजिसिस्ट, ऑप्शन सी माइक्रोबायोलॉजिस्ट अथवा ऑप्शन डी एंथ्रोपोलॉजिस्ट। दोस्तों इसका उत्तर आप कमेंट में करके बता सकते हैं और नेक्स्ट सेशन में इसका हम लोग देखेंगे उत्तर व्याख्या के साथ। आइए अब स्टैटिक जीके के कुछ प्रश्नों को भी देख लेते हैं और इसके अंतर्गत आज का पहला प्रश्न है, मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना के तहत लाभार्थी बालिकाओं के नाम से बैंक खाते में या फिर पोस्ट ऑफिस में कितने रुपए की राशि जमा कराए जाने का प्रावधान है? ऑप्शन ए 1,000 रुपये, ऑप्शन बी 2,000 रुपये, ऑप्शन सी 4,000 रुपये अथवा ऑप्शन डी 5,000 रुपये। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 2,000 रुपये जमा कराए जाते हैं लाभार्थी के खाते में और यह मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना के तहत दी जाती है। आइए इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। आपको बता दें कि झारखंड सरकार द्वारा 2015 में मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई थी और इस योजना की शुरुआत की गई थी बिरसा मुंडा के जन्मदिवस के अवसर पर ही, यानी 15 नवंबर को 2015 में। और यह योजना झारखंड के सभी जिलों में लागू है। और अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो झारखंड के SC ST यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं का ड्रॉप आउट दर कम करना या उच्च प्राथमिक स्तर यानी कक्षा 6 से 8 तक की जो बालिकाएं हैं, पढ़ने वाली बालिकाएं हैं, उनके ड्रॉप आउट रेट को कम करना इसका उद्देश्य है। अगर लाभार्थी की बात करें तो 14 वर्ष से कम आयु की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की बालिकाएं इसके लाभार्थी हैं। अगर इस योजना की लाभ की बात करें तो सरकारी विद्यालय की कक्षा 6 में एडमिशन लेने वाली SC ST लड़कियों के नाम पर बैंक खाते या पोस्ट ऑफिस में एक सावधि जमा यानी फिक्स डिपॉजिट किया जाता है। उसमें राज्य सरकार 2,000 रुपये जमा करती है और 9वीं कक्षा में नामांकन के उपरांत लड़कियों को ब्याज सहित यह रकम
निकासी की जाती है, यानी जो लाभार्थी है इस रकम को 9वीं में एडमिशन के बाद निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और वन लाइनर्स के फॉर्म में भी हम लोग देखते हैं कुछ स्टैटिक जीके को, और इसे भी हम लोग व्याख्या के साथ देखेंगे। पहला प्रश्न है दोस्तों, 1857 के विद्रोह में टिकैत उमराव सिंह एवं शेख भिखारी को कब गिरफ्तार किया गया था? इसका उत्तर है 6 जनवरी 1858। आपको बता दें कि टिकैत उमराव सिंह और शेख भिखारी को 6 जनवरी 1858 को गिरफ्तार किया गया था, जबकि 8 जनवरी को यानी 2 दिन के बाद इन्हें फांसी दे दी गई थी। आपको बता दें कि टिकैत उमराव सिंह है, ये टिकैत उमराव सिंह का जन्म हुआ था खटंगा पातर गांव में, जो कि ओरमांझी ज़िले में स्थित है, और ये अपने आसपास के लगभग 12 गांव के ज़मींदार थे। और शेख भिखारी की बात करें तो शेख भिखारी इनके दीवान थे, और एक और व्यक्ति थे टिकैत उमराव सिंह के भाई घासी सिंह। इन तीनों ने ही 1857 के विद्रोह में जो मैकडोनाल्ड की सेना रांची की ओर बढ़ रही थी उसे रोकने में ये सफल रहे थे, परंतु 6 जनवरी को इनको, विशेषकर टिकैत उमराव सिंह और शेख भिखारी को गिरफ्तार कर फांसी दे दिया गया था चुटुपाली घाटी रामगढ़ में। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, राज्य का सर्वोच्च पुलिस अधिकारी कौन होता है? आपको बता दें कि पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी, जिसे हम कहते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, वह राज्य का सर्वोच्च पुलिस अधिकारी होता है। और झारखंड की भी बात करें तो डीजीपी ही सर्वोच्च पुलिस पदाधिकारी होता है पुलिस डिपार्टमेंट का। अगला प्रश्न है, रांची से कितने प्रखंडों को अलग कर खूंटी जिले का सृजन किया गया था? इसका उत्तर है 6 प्रखंड। आपको बता दें कि 12 सितंबर 2007 को, यानी 12 सितंबर 2007 को खूंटी के अलावा रामगढ़ को भी अलग किया गया था। चूँकि हम लोग वर्तमान में खूंटी की बात कर रहे हैं, तो 12 सितंबर 2007 को खूंटी जिले का निर्माण किया गया था रांची जिले से अलग कर, और दक्षिणी छोटा नागपुर का यह नया जिला बना था, 5वां जिला। आपको बता दें कि वर्तमान में अभी भी खूंटी में 6 प्रखंड ही हैं। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें खूंटी की, तो वर्तमान में इसका क्षेत्रफल 2535 स्क्वायर किलोमीटर है। अनुमंडल की बात करें तो इसमें केवल एक अनुमंडल है खूंटी, और अगर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो 2 विधानसभा क्षेत्र हैं, तोरपा और खूंटी, और लोकसभा क्षेत्र भी खूंटी के नाम से है, और ये एसटी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्व्ड है। वर्तमान में खूंटी से अर्जुन मुंडा सांसद भी हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुगल काल में बंगाल की राजधानी झारखंड के किस क्षेत्र में हुआ करती थी? इसका उत्तर है राजमहल। आपको बता दें कि राजमहल मुगल काल के दौरान लगभग 30 वर्षों तक राजधानी रही थी। 1552 में पहली बार जो मानसिंह थे सेनापति अकबर के, उन्होंने राजमहल को अपनी राजधानी बनाया था। बाद में इस्माइल खान थे जो अपने राजधानी को ले गए थे ढाका, और बाद में 1639 से लेकर 1660 तक फिर दोबारा राजधानी बनाया गया था राजमहल क्षेत्र को, संथाल परगना की राजमहल क्षेत्र को। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, मुंडा जनजाति अपनी भाषा को क्या कहती है? इसका उत्तर है होडो जगर। आपको बता दें कि झारखंड में मुंडा जो जनजाति है वह 3री सबसे बड़ी जनजाति है। अगर भारत की बात करें तो यह 5वीं सबसे बड़ी जनजाति है, यानी भील, कोंड, संथाल, उरांव और फिर मुंडा। और अगर इस जनजाति यानी मुंडा जनजाति की बात करें तो इनकी जो भाषा ये जो बोलते हैं वह मुंडारी भाषा बोलते हैं, और यह ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह के अंतर्गत आता है। परंतु मुंडा जनजाति के लोग अपनी भाषा को होडो जगर बोलते हैं। और यही है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में
तब तक जुड़े रहिए झारखंड अपडेट के साथ। धन्यवाद।